नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस भूगोल विषय की 31वीं ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भूमिगत जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों को विस्तार से पढ़ा। भूमिगत जल के प्राप्ति स्रोत कौन से हैं, उनके क्षेत्र कौन से हैं और भूमिगत जल का वितरण हमने पिछली कक्षा में देखा। आज भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा हम करेंगे कि भूमि के अंदर जाता हुआ जल किस प्रकार की स्थलाकृति बनाता है। भूमि के अंदर प्रवेश करता हुआ जल एक तो काट छांट करता हुआ आगे बढ़ता है, उसके काट छांट द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। दूसरा, जो काट छांट करके मलबा प्राप्त होता है, उस मलबा को किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके जमा कर देता है। तो भूमिगत जल दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ये दो प्रकार की स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? एक तो अपर्दन और एक निक्षेपण, यानी कि पहली स्थलाकृति अपर्दन से बनी स्थलाकृति और दूसरी स्थलाकृति है निक्षेपण से बनी स्थलाकृति। अपर्दन का मतलब होता है काट छांट करना और निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो भूमिगत जल जमीन के अंदर प्रवेश करते समय या तो काट छांट करेगा या जाकर के आगे जमा करेगा। और इस भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उनको कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृतियां। अब इसको ये कार्स्ट स्थलाकृतियां क्यों कहते हैं? क्योंकि यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के ऊपर कार्स्ट प्रदेश पाया जाता है और ये कार्स्ट प्रदेश मैं यहां लिख देता हूं, एड्रियाटिक सागर के किनारे कौन सा प्रदेश पाया जाता है? कार्स्ट प्रदेश पाया जाता है। और ये कार्स्ट प्रदेश के नाम पर ही भूमिगत स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियां हम कहते हैं। अब ये एड्रियाटिक सागर कहां पर है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक रफ मानचित्र बना करके। ये मैं विश्व का मानचित्र बना देता हूँ। यहाँ पर एक ये हमने बना दिया यूरोप, ये इटली बन गया और इस प्रकार से, और यहाँ पर ये हमने अफ्रीका महाद्वीप बना दिया। ये देखिए इस प्रकार से, और ये भारत बन गया और ये म्यांमार वाला हिस्सा हो गया। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर है और ये क्या है? इटली है, ये इटली देश है। तो देखिए विद्यार्थियों, इटली और यहाँ पर इनके बीच में ये जो सागरी क्षेत्र है ये कहलाता है, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। तो यहां पर क्या है? एक कार्स्ट प्रदेश है, एड्रियाटिक सागर में एक कार्स्ट प्रदेश है और उसके आधार पर, और ये कार्स्ट प्रदेश क्या है? ये एक्चुअल में चूना की चट्टानें हैं, चूना की चट्टानें हैं। अब चूना जो है, खड़िया जो है, पानी के सापेक्ष बहुत ही संवेदनशील होता है। चूने के ऊपर हम पानी डालते हैं तो चूना तुरंत रिएक्शन करता है, एकदम से गर्म हो जाएगा चूना, तुरंत गल करके नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो पानी के संपर्क में आने से चूने की चट्टानें बहुत जल्दी गलती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं। तो एड्रियाटिक सागर के किनारे पर ये जो है, ये पूरा क्या कहलाता है? कार्स्ट प्रदेश कहलाता है ये तट।
और एड्रियाटिक सागर ये है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में ही एड्रियाटिक सागर है। जैसे हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर है पूरा, हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से भूमध्य सागर के अंदर एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर के किनारे पर यहाँ पर यूरोप के दक्षिणी भाग में तटीय क्षेत्र में कार्स्ट प्रदेश है। और ये कार्स्ट प्रदेश क्या है? चूने की चट्टानों का क्षेत्र है। तो आप समझ गए होंगे कि भूमिगत जल को कार्स्ट प्रदेश, भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के क्षेत्र को कार्स्ट प्रदेश स्थलाकृति क्यों कहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये क्लियर है बात कि कार्स्ट प्रदेश क्यों कहते हैं, इसको कार्स्ट स्थलाकृति क्यों कहते हैं। ये एड्रियाटिक सागर के किनारे कार्स्ट प्रदेश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों की, अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों की। अब अपर्दन से स्थलाकृति कौन कौन सी बनती है? तो देखिए, अपर्दन जो होता है उससे पहले ये बता दूं कि अपर्दन में सन्निघर्षण या आपका अपघर्षण, उत्पाटन, अपवाहन, ऐसी जो कार्य होते हैं ना अपर्दन के, वो कार्य नहीं होते। यहाँ केवल रासायनिक घोलीकरण होता है, केवल रासायनिक घोलीकरण होता है और उससे चट्टानें घुल जाती हैं और घुल करके वो अपर्दन हो जाता है। अब ये रासायनिक घोलीकरण क्या है, देखिए इसकी भी मैं चर्चा कर लूँ। इस स्थलाकृतियों में हम आपको ये बता देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिएगा कि जो किसी क्षेत्र में चट्टान है और उसमें चूना और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, चूना और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। इनके ऊपर यदि वर्षा होती है, इनके ऊपर वर्षा होती है और वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुली हुई है, घुलित अवस्था में आती है, तो ये मिलकर के इनके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और इससे क्या होता है, इनका क्या बनता है, अम्ल बन जाते हैं। अम्ल बन जाते हैं। अम्ल का मतलब क्या है? तेजाब। अम्ल क्या होते हैं? तेजाब होता है। और तेजाब क्या होता है? बहुत तेज होता है। तेज होगा तो क्या करेगा? चट्टानों को काट देगा, चट्टानों को क्या कर देगा? काट देगा। काट देगा यानी कि अपने अंदर घोल करके आगे बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? चट्टानें कमजोर हो जाएंगी और कट करके आगे चलती जाएंगी, यानी कि घुलन की क्रिया हो जाएगी, घुलन क्रिया हो जाएगी। और ये घुलन क्रिया ही क्या है? ये तो अपर्दन है, इसी को तो अपर्दन कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक घोलीकरण इसलिए होता है, चूना और कैल्शियम का कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र के ऊपर वर्षा का जल जो है आता है, जिसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। और वो जो है जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वर्षा यानी पानी, यानी कि ये H2O, CO2 और चूना, कैल्शियम ये मिलकर के रासायनिक क्रिया करेंगे तो अम्ल बनता है। अम्ल जो है तेज होता है, कटाव ज्यादा करता है, तेजाबी होता है अम्ल, और ये बहुत तेज होता है, चट्टानों को काट देता है। काट कैसे देता है? घुलन क्रिया द्वारा, और घुल करके उनका क्या हो जाता है? अपर्दन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो ये चूने के प्रदेश में रासायनिक घोलीकरण होता है और उससे पानी जो है भूमिगत होता रहता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आगे बात करता हूँ। कैल्शियम और उसके कार्बोनेट जो होते हैं ना, वो करते हैं। अब अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थलाकृति हम लिखते हैं लैपिज। लैपिज एक्चुअली में क्या होता है कि कोई मान लीजिएगा एक कठोर चट्टान है, कोई एक कठोर चट्टान है और
कठोर चट्टान है तो ऊपर जो वर्षा का जल है वो बह करके आगे चला जाएगा, वो भूमिगत नहीं होगा कठोर चट्टान पर। और यदि ये चट्टान जो है कठोर न होकर के, ये चट्टान कैसी है, चूने की चट्टान है, चूने की चट्टान है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो संधि है इस चट्टान पर ऊपर, तो बहता हुआ जो जल है, ये जल बह करके जा रहा है तो क्या करेगा, इनमें इस प्रकार से गट्टे जैसे बना देगा। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण कर देगा। तो अब विद्यार्थियों यहां देखिएगा, ये जो स्थलाकृति आपको दिखाई दे रही है, ये ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, कैसी, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति या नुकीली या कांटेदार, नुकीली या कांटेदार, इस प्रकार की जो स्थलाकृति निर्मित हो जाती है इसको कहते हैं हम लैपिस। और ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में चूने की चट्टान है, ये चूने की चट्टान है। इस प्रकार से ये मैं इस पर थोड़ा सा इसको आकर्षक बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ये चूने की चट्टान है पूरी, ये इस प्रकार। तो आप समझ गए होंगे लैपिस क्या होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित वर्षा का जल चूने की सतह पर बहता है तो इस प्रकार की ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण करता है और वो कहलाती है लैपिस। अब इसी में नंबर 2 स्थलाकृति है घोलरंध्र। घोलरंध्र, और घोलरंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंक होल, सिंक होल, सिंक होल, और इसको लैपिस, ठीक है। अब सिंक होल में क्या होता है, देखिए ये आप डायग्राम बनाते चलिएगा साथ के साथ। अब मैं घोलरंध्र की बात कर रहा हूं। यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम मैं पहले भी बना के रख सकता हूं। अधिकांश यूट्यूबर क्या करते हैं कि पहले से डायग्राम बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों का समय बच जाता है। लेकिन समय बचाने के चक्कर में एक नुकसान और भी हो जाता है। वो नुकसान क्या है कि विद्यार्थियों की समझ में डायग्राम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, इसलिए टाइम जरूर लग जाता है। डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूँ, मैं पहले डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक से समझ में आएगा ये कैसे कटाव हो रहा है। तो देखिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, और इस चट्टान में, और ये हमेशा याद रखना कि ये चूना की चट्टानें होती, ज्यादातर चूना की, चौक की, खड़िया की, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की चट्टानें हैं ये। अब इसके ऊपर वर्षा का जल होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस जगह पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं, ये गड्ढे से बन जाते हैं इस प्रकार। जो संधियां हैं यहाँ पर, उन संधियों में क्या होता है, पानी जो है गड्ढा कर देता है। ये जो नीला भाग जो है ये गड्ढा है, चट्टान के अंदर ये गड्ढा है, नीला भाग, ठीक है। ये गड्ढे से बन जाते हैं सतह के ऊपरी भाग में, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है, ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं, उनको कहते हैं सिंक होल या घोलरंध्र। और ये अम्लीय जल के कारण गड्ढे से बन जाते हैं, और ये थोड़े सकरे होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं, सकरे होते हैं, यहाँ लिखा हूं सकरे होते हैं। और क्यों कट जाते हैं, अम्लीय जल के कारण, अम्लीय जल के कारण,
तो इस प्रकार से ये स्थलाकृति क्या है, सिंक होल है, या इसको घोल रंध्र भी कह देते हैं। अब इसके अगला जो स्थलाकृति है नंबर 3, इसी की विकसित स्थलाकृति है, ठीक है, इसी में विकास हो जाएगा। तीसरी स्थलाकृति है विलियन रंध्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वैलो होल, SWALLOWHOLE, स्वैलो होल। अब देखिएगा, जब इन घोल रंध्रों का एक जो विकास होगा एक कीप के आकार में नीचे आकर के ये मिलेंगे, किस प्रकार से देखिए। ये जो स्थलाकृति बन रही है, ये कीप के आकार में जहां मिल रही है ये आकर के सारे, ये जो कीप के आकार में ये स्थलाकृति बन रही है, ये जो कीप के आकार की स्थलाकृति बन गई है, ये जो कीप के आकार की स्थलाकृति है, ये क्या है, विलियन रंध्र है। घोल रंध्र के अंदर पानी भूमिगत होना शुरू हो जाएगा, तो ये पानी सारे घोल रंध्र भूमिगत रूप से एक जगह पर कीप के आकार में आकर के मिल जाएंगे, तो ये कहलाता है विलियन छिद्र। अच्छा, विलियन छिद्र के बाद में चौथी स्थलाकृति जो है वो है कोनोर। चौथी स्थलाकृति है कोनोर, और ये कोनोर क्या होता है, ये एक्चुअल में एक मार्ग है, एक तरीके से मार्ग है। किस प्रकार से, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब वो कीप के आकार का विलियन रंध्र बन जाता है, तो ये फिर यहाँ से आगे एक मार्ग विकसित होता है। तो ये इस प्रकार का जो मार्ग विकसित हुआ, ये जो मार्ग विकसित हुआ, इस मार्ग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोनोर। इस मार्ग को कहते हैं कोनोर। ये जो कीप के आकार का भाग है, ये कीप के आकार का भाग है, इसको कहते हैं विलियन रंध्र, विलियन रंध्र कहते हैं इसको। और ये जो ऊपर का जो आकार है, ये छोटे छोटे जो ऊपर बने छिद्र, इनको कहते हैं सिंक होल, घोल रंध्र। तो विद्यार्थियों, घोल रंध्र के बाद में विलियन रंध्र के बाद में कोनोर, ये 3 प्रकार की स्थलाकृतियां आपके सामने हैं। 3 प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में यहाँ हमने चर्चा कर ली है। पहली स्थलाकृति, ये छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं। दूसरी स्थलाकृति, ये छोटे छोटे गड्ढे भूमिगत होकर के इस बड़े कीप आकार में आकर के मिलते हैं, और फिर ये कीप आकार जो है एक सुरंग के माध्यम से एक मार्ग के माध्यम से आगे की ओर भूमिगत होकर के जल बहने लगता है। तो इस प्रकार से 3 स्थलाकृतियां हैं। पहली है घोल रंध्र कैसे है, सक्रिय मार्ग है, घोल रंध्र सक्रिय मार्ग है, अम्लीय उसके कारण होते हैं। विलियन रंध्र कैसे होते हैं, कीप आकार के होते हैं, कीप के आकार के होते हैं, ठीक है। और कोनोर कैसे होते हैं, ये मार्ग होते हैं, एक तरीके से गुम्फित मार्ग है, गुफा के रूप में गुम्फित मार्ग है, और ये भूमिगत हुए जल को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको घोल रंध्र, विलियन रंध्र और कोनोर। इसके बाद एक अगली स्थलाकृति है 5वीं, डोलाइन। डोलाइन। तो ये डोलाइन क्या है, ये विलियन रंध्रों के बड़े होने से, ये जो विलियन रंध्र है ना, ये 1 विलियन रंध्र ये है, और 1 विलियन रंध्र मान के चलिएगा यहाँ, और अपन मान के चलते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम को और विस्तृत कर देता हूँ।
1 बिलियन रंध्र अपन यहाँ पर और मान के चलते हैं इसी प्रकार का कीप के आकार का, ये कीप के आकार का एक और अपन ने यहाँ मान लिया। तो जब 2 बिलियन रंध्र या 2 से अधिक बिलियन रंध्र मिलकर के एक बड़ा आकार का गड्ढा कर लेते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा कर लेते हैं, इस प्रकार से बहुत विशाल गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि बिलियन रंध्र तो ये था कीप आकार में जिसमें घोल रंध्र का पानी आ रहा था, लेकिन कई बिलियन रंध्र, 1 बिलियन रंध्र ये, 1 बिलियन रंध्र ये, एक यहाँ, तो ये मिलकर के एकदम से बहुत गहरा गड्ढा सा बना लेते हैं। क्या करते हैं ये मिलकर के बहुत गहरा गड्ढा बना लेते हैं। यानी कि बिलियन रंध्र बड़े होने पर, बिलियन रंध्र बड़े होने पर डोलाइन बन जाता है। क्या कहें कई बिलियन रंध्र, कई बिलियन रंध्र इसमें आकर के मिल जाते हैं। यानी कि ये भी मिट्टी बैठ गई, यहाँ की मिट्टी बैठ गई, यहाँ की मिट्टी बैठ गई, तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, विशाल गड्ढा बन जाएगा। और क्योंकि ये चूने की चट्टानें होती हैं उसमें पानी भर नहीं पाता है, पानी भूमिगत हो जाता है, और पानी भूमिगत होकर के दूसरे स्थानों पर पहुंच जाता है। और जब भूमिगत पानी आगे जाता है तो उसका पता नहीं चलता है पानी कहाँ जा रहा है, वो किसी अंधी घाटी में जाता है आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिलियन रंध्रों से मिलकर के एक बड़े डोलाइन का निर्माण हो जाता है। और जो कोनार है, कोनार ये गुम्फित मार्ग है, सुरंग की तरह आगे जाता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगली स्थलाकृति बताता हूँ आपको। अगली स्थलाकृति है हमारी युवाला। अब एक्चुअली युवाला भी क्या है कि कई सारे डोलाइन मिल गए, मान के चलिएगा। मेरे सामने नंबर 6 युवाला। युवाला भी एक्चुअल में क्या है कि कई सारे डोलाइन मिलकर के युवाला का निर्माण करते हैं। एक डोलाइन ये है, एक डोलाइन ये है, तो ये बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाएगा, विशेष बड़ा गड्ढा। तो कहने का मतलब है, देखिए बिलियन रंध्र, उससे डोलाइन, डोलाइन और डोलाइन से युवाला। कई बिलियन रंध्रों को मिलकर के डोलाइन बनता है और कई डोलाइन को मिलकर के युवाला बनता है। यानी कि 1 बिलियन रंध्र से डोलाइन बनेंगे और कई डोलाइन को मिलाकर के एक युवाला बन जाएगा। बड़े विशाल आकार का गर्त होता है। इन पर कई बार क्या होता है, वनस्पतियां हो जाती हैं, तो ये हरी भरी घाटियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कोई हरी घाटी है बहुत बड़ी, है ना। ऊंचे भाग से नीचे भाग तक जाने पर वनस्पतियों का तमाम आवरण मिलता है। ठीक है, वनस्पति से ढका होता है ये पूरा क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये युवाला भी आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे फिर अगली स्थलाकृति है नंबर 7 काष्ठ झील। काष्ठ झील ये बहुत सरल है काफी। अगर इनको ठीक से ध्यान से देखा जाए तो ये भूमिगत जल की जो स्थलाकृतियां हैं वो काफी सरल हैं, बहुत सरल है। अगली जो स्थलाकृति है वो है हमारी काष्ठ झील, यानी कि झीलों का निर्माण भी होता है। नंबर 7 काष्ठ झील। काष्ठ का मतलब तो आप समझ ही गए। काष्ठ का मतलब क्या है? काष्ठ का मतलब चूने का प्रदेश। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। तो देखिए कई बार क्या होता है कि ये कोई समतल क्षेत्र है और समतल क्षेत्र में यहाँ पर झील का निर्माण हो गया, मान के चलिए कई बिलियन रंध्रों के माध्यम से या कई सिंक होल, है ना, गोल रंध्र मिलकर के नीचे धस करके ये एक झील का निर्माण कर दिया और इसमें क्या है, पानी भर गया। तो ये क्या है? काष्ठ झील है। लेकिन अगर इसके नीचे से, यहाँ से अगर इसके नीचे से कोनोर का विकास हो जाए, अगर यहाँ पर कोनोर का विकास हो जाए, कोनोर क्या है? सुरंग है। कोनोर का विकास हो जाए तो ये सारा पानी इस कोनोर के माध्यम से चला जाएगा, फिर ये झील क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, फिर इस झील में पानी बचेगा नहीं। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है जिसमें पानी भर जाएगा
तो वो कहलाएगी कार्स्ट झील। और नीचे से अगर कोनार विकसित हो गया तो फिर वो कार्स्ट झील नहीं है, फिर वो डोलाइन या ज्वाला बन जाएगा फिर। ठीक है, अगली स्थलाकृति है नंबर 8, अंधी घाटी। अंधी घाटी। अब अंधी घाटी में क्या है कि मान के चलिएगा किसी भी क्षेत्र में पानी यहां से अंदर जाता है, यानी घोल रंध्र के माध्यम से, बेलियन रंध्र के माध्यम से, पोलोर के माध्यम से ये आगे चलता चला जाता है और आगे जाकर के ये पता नहीं कहां गायब हो जाएगा पानी, कुछ पता नहीं। एक तो इसको अंधी घाटी कहते हैं। दूसरा, दो प्रकार की अंधी घाटियां हैं। एक तो इसको अंधी घाटी कहेंगे, पता ही नहीं चल रहा पानी कहां जा रहा है। दूसरा, मान के चलिएगा कि ये कोई नदी बह रही है और इस नदी के मार्ग पर यहाँ पर ये इस प्रकार से बह रही है और यहाँ पर सिंक होल और वगैरह ये विकसित हो जाते हैं और इसमें से पानी जो अंडरग्राउंड हो जाता है। आगे की नदी सूखी है, इसमें पानी है ही नहीं आगे की नदी में, तो ये पानी जो है अंडरग्राउंड चलता रहेगा और बहुत आगे जाने के बाद में कभी पानी बाहर प्रकट हो सकता है। लेकिन ये जो आगे जो पानी सूखा हुआ है, इस घाटी में पानी नहीं है, इसको कहेंगे हम अंधी घाटी। अब ये पता ही नहीं पानी जमीन के अंदर किधर गया, हो सकता उधर जा रहा हो पानी, वहां से तब ऐसे आए इधर के पानी, ये भी हो सकता है जमीन के अंदर से, है ना। तो ये जो सूखी घाटी है इसको कहते हैं अंधी घाटी, क्योंकि इसके नीचे पता ही नहीं चल रहा पानी कहाँ जा रहा है। तो ये एक स्थलाकृति है जिसको अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगली स्थलाकृति है इसमें 8 नंबर 9, कार्स्ट घाटी। अब कार्स्ट घाटी भी सिंपल सी बात है कि ये समतल क्षेत्र है और इसको काट काट करके बहता हुआ पानी एक घाटी की शक्ल दे देता है और यहाँ पर वनस्पतियों का विकास हो जाता है दोनों किनारों पर। तो इस प्रकार की जो घाटी विकसित होती है जिस पर वनस्पतियां भी विकसित हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं कार्स्ट घाटी। नदी की घाटी होती है, सिंपल सी स्थलाकृति है, तो इसको कहते हैं हम कार्स्ट घाटी। इसके बाद अगली स्थलाकृति है प्राकृतिक पुल। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सवाल आते हैं। तो देखिए प्राकृतिक पुल है, एक होता है 11वीं स्थलाकृति में देता हूं मैं कार्स्ट घाटी। ये मिलती जुलती सी है दोनों स्थलाकृति, प्राकृतिक पुल और कार्स्ट घाटी। तो देखिए क्या होता है कि ये कोई समतल क्षेत्र है और यहां से इसको ढाल मिलता है समतल क्षेत्र को इस जगह पर आगे। और जब ढाल मिलता है तो क्या होता है, यहां से कोई नदी बह रही है, मान के चलिएगा ये नदी बह रही है और यहां आकर के ये अंडरग्राउंड हो जाती है, ये पानी जो है अंडरग्राउंड हो जाता है यहाँ पर आकर के। इस नदी का पानी, ये नदी है और इस नदी का पानी अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ पर आकर के ये नदी का पानी यहाँ आकर के प्रकट हो जाता है और ये इस प्रकार से फिर से आगे बह जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, अब यहाँ से और यहाँ के बीच में ऊपर की मिट्टी है या चूना का जो क्षेत्र है वो तो पुल के रूप में रह जाता है और यहाँ से एक छेद ये बन जाता है और एक छेद ये पानी यहाँ से घुसता है और यहाँ पर निकलता है। तो इस प्रकार की जो पुल रूपी ये रचना हो जाती है, ऊपर से कोई भी आ जा सकता है और नीचे होकर पानी ऐसे निकलता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक पुल। पुल में क्या होता है कि नदी के ऊपर एक पुल बना दिया जाता है, उस पर होकर के लोग आ और जा सकते हैं, लेकिन नीचे होकर के एक जलधारा बहती रहती है। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ से पानी अंडरग्राउंड होता है और ढाल पर पानी बाहर प्रकट होता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक पुल, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनता है, स्वयं बनता है, इसलिए इसको प्राकृतिक पुल कहा जाता है। और कार्स्ट घाटी क्या है कि मान के चलिएगा यहाँ से पानी घुसा और यहाँ पर निकला, तो ये इसकी छत जो है, ऊपर की जो छत
जो है ऊपर की छत पर यहाँ की मिट्टी नीचे धस जाती है, तो अंदर जो घाटी है जिसमें होकर पानी जा रहा है, इस छेद में होकर के अंदर की घाटी दिखती है हमको, यहाँ से पानी घुस रहा है और यहाँ पर जो है हमको ये मिट्टी धसक जाती है यहाँ की। पहले तो यहाँ सिंक होल बनेगा, यानी गोल रंध्र बन के उसका विकास होकर विलयन रंध्र बन जाएगा और वो पानी जो है नीचे जा करके स्पोनोर रूपी गुम्फित मार्ग में, पोनोर रूपी एक गुफा है अंदर, उसमें जाकर के ये मिल जाता है। तो यहाँ से भी आपको एक खिड़की जैसा दिखाई देता है और नीचे बहता हुआ पानी हमको ऊपर से दिखाई देगा, नीचे देखेंगे तो पानी हमको बहता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अंदर की घाटी का नजारा हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये कास्ट खिड़की है और ये पूरी जो तरह करती है ये कहलाएगी पवन पुल। ये पूरा ऊपर का पुल वाला भाग है पवन पुल और ये कास्ट खिड़की। अगली प्रकृति है हमारी गुफाएं। अब इनको इंग्लिश में इसको कास्ट लेक कहेंगे, इसको ब्लाइंड वैली कहेंगे, इसको कास्ट वैली कहेंगे, ये नेचुरल ब्रिज कहेंगे, इसको कास्ट विंडो कहेंगे और गुफा को हम केव्स कहेंगे। तो इस प्रकार से कैवरेजेस जो जितने भी विकसित होंगी वो कैसे विकसित होंगे, देखिए ये कोई चट्टान है और इस चट्टान पर नदी जो है यहाँ से भूमिगत होती है, भूमिगत होकर के पानी जो है अंदर ही अंदर बह रहा है, इस प्रकार से अंदर ही अंदर बह रहा है। तो अंदर ही अंदर पानी बह रहा है तो ये क्या होगा, एक गुम्फित मार्ग बन गया। तो ये क्या है, गुफा है जिसमें यहाँ से जो पानी भूमिगत हुआ है वो पानी इस गुफा मार्ग से आगे बढ़ रहा है। तो ये गुफा बन जाती है अंदर एक, जैसे सीवर होते हैं शहरों के अंदर, सीवर जो है पूरे शहर का पानी का निकास जो है उसमें आता है और उसको किसी बड़े नाले में या नदी में मिला दिया जाता है। तो सीवर जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं शहर के नीचे, आपको फिल्मों में दिखाते हैं ना कि कोई भी हीरो सड़क से किसी गटर का ढक्कन खोल के उसमें घुस जाता है और अंदर ही अंदर वो मूवमेंट करता है। तो ये वही है, यहाँ से घुस जाएगा कोई व्यक्ति और उस गुफा में अंदर ही अंदर चलता जाएगा। सीवर जो है मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं। इसके अलावा और भी एक दो सलाह करती हैं गुफाओं के अलावा, एक है राजकुंड। एक्चुअली इसको पोल्जे कहते हैं, इसको पोल्जे भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह करती है विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह करती है। जैसे कई घोल रंध्र मिलकर के बिलियन रंध्र का निर्माण करते हैं, कई बिलियन रंध्र मिलकर के कोनार का निर्माण करते हैं, डोलाइन का निर्माण करते हैं। डोलाइन एक झील है। कई डोलाइन मिलकर के एक युवाला का निर्माण करते हैं, कई युवाला मिलकर के पोल्जे का निर्माण करते हैं। तो देखिए मैं फिर से एक बार देता हूं, घोल रंध्र बड़े होंगे तो क्या बनेगा, बिलियन रंध्र बड़े होंगे तो क्या बनेगा, डोलाइन, और डोलाइन बड़े होंगे तो क्या बनेगा, युवाला, और युवाला बड़े होंगे तो क्या बनेगा, पोल्जे। तो इस प्रकार से याद रखना, इसका विस्तार इसमें होगा, इसका विस्तार इसमें होगा, इसका इसमें और इसका पोल्जे में हो जाएगा विस्तार। तो ये एक दूसरे की हेल्पिंग घाटियां हैं, हेल्पिंग गर्त हैं जो विस्तृत होते चले जाते हैं। और पोल्जे का जो विस्तार है वो 100 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है, 100 वर्ग किलोमीटर का पोल्जे भी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े आकार की बड़े गर्त बन जाते हैं, मिट्टी धसती जाती है, चूना मिट्टी या चूना क्षेत्र धसते जाते हैं, इनका विकास होता जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने अन्य स्थलाकृतियां भी देख ली। इसके अलावा एक हंस और होता है, मैं देता हूं यहाँ,
14वीं स्थलाकृति हंस और होता है। एक्चुअली हंस क्या होता है, जब भी ये कोयले का निर्माण होता है, चलिए यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये मान के चलेगा कि बहुत बड़ा गर्त का मैंने यहाँ पर कर दिया, ये पोलजे है, और पोलजे की जो नीचे की सतह होती है, ये यहाँ पर चट्टानें कैसे जाती है, नग्न हो जाती है, चट्टानें नग्न हो जाती है, यानी चूना वगैरह यहाँ का सब अंदर चला जाता है, ये कठोर चट्टानें नीचे रह जाती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कंकड़ पत्थर के जमाव रह जाते हैं। जो चट्टानी पदार्थ है, कंकड़ पत्थर के जो पदार्थ है, चट्टानी पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, उसकी तली में रह जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो ये इसके तली में पड़े रह जाते हैं, और ये कई बार शंक्वाकार जमाव भी कर लेते हैं इस प्रकार से, और कई बार ये इधर उधर पड़े हुए रह जाते हैं, कई बार नुकीले भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हंस हैं, ये तली पर पड़े हुए चट्टानी टुकड़े हैं। तो विद्यार्थियों, ये भूमिगत जल के अपरदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा की। अब इसके बाद हम निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा और कर लेते हैं। निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां बहुत ही कम है, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, केवल 2-4 ही स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, अपरदन और निक्षेपण का कार्य समाप्त हमारा हो जाएगा। अपरदन चक्र में पढ़ा चुका हूँ पहले आपको, पिछले वीडियोज में आप देख लीजिएगा। मेरे को नंबर याद नहीं रहता है कि कौन से नंबर के वीडियो में ये था, आप देख लीजिएगा। अब है भूमिगत जल के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति, भूमिगत जल के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। तो देखिए, निक्षेपण से जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी है, 1, 2, 3 ही मेन होती है। चलो ये बोल देता हूँ, 4, चौथी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे पहली है स्टेलेक्टाइट, नंबर 2 स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट। तीसरी है कंदरा स्तंभ, और चौथी है काष्ठ दीवार। तो ये 4 स्थलाकृतियां हैं जो निक्षेप से बनती हैं। अब इनकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये कोई गुफा है, जिसमें होकर के यहाँ से नदी जो है भूमिगत हुई है, कोई भी नदी भूमिगत हुई है, यानी भूमिगत जल जो है ये यहाँ से अंदर आया है, और अंदर आकर के ये ऐसे बहता है। तो ये कोई गुफा के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर कोई गुफा है जिसमें होकर के पानी बह रहा है, कोई अंधी घाटी है उसमें होकर के पानी भूमिगत होकर के बह रहा है। तो अब आप समझिएगा कि इसमें यहाँ से पानी आया, कई बार क्या होता है कि यहाँ से घोल रंध्र विकसित हो जाते हैं, घोल रंध्र विकसित हो जाते हैं। अब घोल रंध्र विकसित हो जाएंगे तो यहाँ से पानी घुसेगा अंदर घुसेगा, तो अंदर घुस के पानी जो है बूंदों के रूप में इससे चिपक जाएगा, बूंदों के रूप में इनसे क्या हो जाएगा, पानी चिपक जाएगा। ये ऊपरी सतह है, अंदर पानी है, ऊपरी सतह से छोटे छोटे घोल रंध्र बन रहे हैं। ये मैं घोल रंध्र लिख देता हूँ, घोल रंध्र, छोटे छोटे घोल रंध्र है। अब पानी घुसता है तो थोड़ा पानी आया, इसके साथ जमा हो गया, पानी उड़ गया, लेकिन इसके साथ जो मलबा लेकर के आया है पानी, जो घोल करके लाया है पानी, ऊपर से जो पानी को घोल करके, मिट्टी को या चूने को पानी जो घोल करके लाया है उसका जमा नहीं कर देता, पानी सूख जाता है। फिर पानी सूख जाता है लेकिन मिट्टी का जमा होता जाता है। तो इस प्रकार से ये थोड़े विकसित हो जाते हैं। तो सभी में इसी प्रकार के विकसित हो जाएंगे। ये नीचे लटकते हुए पिलर जो है ऐसी रचना बन जाएगी। तो ऐसे तो पिलर जो विकसित हुए, ऊपर से पानी रिस करके ये पिलर बनते हैं, इनको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। इनको क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। और इन स्टेलेक्टाइट का जो पानी यहाँ से नीचे टपक जाएगा, यहाँ पर भी कुछ प्रकार से
विकसित हो जाएंगे, यहाँ पर भी विकसित हो जाएंगे इसी प्रकार से, यहाँ नीचे भी ऐसे विकसित हो जाएंगे, नीचे भी ऐसे विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको पिलर जैसे ऊपर से पानी टपकने से पिलर बने लटके हुए उल्टे, और नीचे पानी टपक जाएगा तो यहाँ भी पिलर बने, पानी उड़ जाएगा। जैसे मोमबत्ती का मोम टपकता जाता है तो वो जिस आकृति में टपकता जाएगा उसी आकृति में मोम का स्वरूप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही ऊपर से पानी टपकेगा, नीचे टपकेगा तो पानी उड़ जाएगा, और जो उसके अंदर मिट्टी या चूना था वो जम जाएगा। ऐसे ही पानी अंदर आया, पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन मिट्टी और चूना जो है विकास होता जाएगा राजवंश का। तो अब ऊपर नीचे इस प्रकार की स्थलाकृति बन गई। अब नीचे वाली जो स्थलाकृति है उसको कहते हैं स्टेलैग्माइट। कंदरा के या गुफा के ऊपरी छत पर जो लटकी हुई स्थलाकृति है वो है स्टेलैक्टाइट, और जो नीचे जो स्थलाकृति खंभा के रूप में विकसित हो रही है, स्तंभ के रूप में विकसित हो रही है, उसको कहते हैं हम स्टेलैग्माइट। ये ध्यान रखना, लैक्टाइट और लैग्माइट ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि ये आगे बढ़कर के ये दोनों मिल जाते हैं, आगे बढ़कर के ये दोनों मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाते हैं, ये स्तंभ के रूप में बन जाते हैं, ऊपर की छत पर पिलर बन जाते हैं, उसको रोकने के लिए पिलर बन जाते हैं, कंदरा स्तंभ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्तंभ पूरे बन गए दोनों को मिलाते हुए, तो ये क्या कहलाते हैं, कंदरा स्तंभ कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कंदरा स्तंभ, दोनों जुड़ गए। और एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जो स्टेलैक्टाइट है ऊपर से वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि स्टेलैग्माइट होते हैं वो कम ऊंचाई के होते हैं, चौड़ाई ज्यादा होती है। इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी जबकि इनकी चौड़ाई कम होगी, इनकी लंबाई ज्यादा होगी। कुछ तो विस्तार इधर से हो रहा है और कुछ विस्तार इधर से हो रहा है, तो दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ करके स्तंभ के रूप में बन जाते हैं। अब एक स्थलाकृति है काष्ठ दीवार। तो काष्ठ दीवार क्या होता है कि इन दो स्तंभों के बीच में यदि जमाव हो जाता है, इन दो स्तंभों के बीच में यदि मिट्टी का जमाव हो जाता है, इस प्रकार से मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति विकसित हो जाती है इसको कहते हैं काष्ठ दीवार। एक दीवार की भांति मिट्टी का जमाव हो जाता है, दो स्तंभों के बीच में मिट्टी फंस जाती है बहुत ज्यादा, तो पतली सी दीवार से खड़ी हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम काष्ठ दीवार। तो विद्यार्थियों ये भूमिगत जल द्वारा बनने वाली निक्षेपण की स्थलाकृतियां हैं। अपरदन की स्थलाकृतियां मैंने आपको बताई थी और ये निक्षेपण की स्थलाकृतियां हैं। हालांकि निक्षेपण कार्य जो है, अपरदन और निक्षेपण कार्य जो है भूमिगत जल का इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि नदी का है, वायु का है, हिमानी का है। लेकिन हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से उठाता है, वो ये समझता है कि विद्यार्थी से ये प्रश्न नहीं आता होगा, वो रखने का प्रयास करते हैं ज़्यादातर। तो आपको आपके विषय के अंदर हर चीज़ को पढ़ना है, चुनिंदा नहीं पढ़ना है आपको, है ना। कंपटीशन बहुत हार्ड है आज के समय पर, तो इसलिए पूरी स्टडी कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति हो गई। अब एक बार विश्व के प्रमुख काष्ठ प्रदेशों की बात कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख काष्ठ क्षेत्र, कहां पर काष्ठ स्थलाकृतियां ज्यादा पाई जाती हैं? भूमिगत जल के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां कहां ज्यादा पाई जाती हैं? तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं इनमें है। एक है एड्रियाटिक सागर का तट। थोड़ी देर पहले, सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था एड्रियाटिक सागर कहां पर है। एड्रियाटिक सागर तट एक क्षेत्र ये है, एड्रियाटिक सागर तट। एक है फ्रांस का कार्सो प्रदेश।
कार्स क्षेत्र है फ्रांस का, वहां पर बहुत स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। एक है विद्यार्थियों इटली का उत्तर पूर्वी तटीय भाग, उत्तर पूर्वी तटीय भाग, इटली का उत्तर पूर्वी तटीय भाग। और ये जो तटीय भाग जो है वो क्या है, एक पो बेसिन है। पो बेसिन से लेकर आल्प्स पर्वत के ढलानों तक, आल्प्स पर्वत के ढलानों तक जो है इसका विस्तार। ये जो उत्तर पूर्वी तटीय भाग है ना इटली का, उत्तर पूर्वी तटीय भाग, ये क्या है, ये पो बेसिन है। और उस बेसिन से लेकर के आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है उनके जो प्रारंभिक ढाल हैं वहां तक इसका विस्तार है। तो ये क्षेत्र है। एक क्षेत्र यूएसए का भी देखिएगा, यूएसए में भी है कुछ क्षेत्र, तो यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए का भी क्षेत्र है, तो देखिए इसके कई राज्य हैं, जैसे फ्लोरिडा में भी है। फ्लोरिडा में कार्स्ट स्थलाकृतियां खूब पाई जाती है ना, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये खूब पाई जाते हैं वहां पर इस प्रकार की। अच्छा, फ्लोरिडा के अलावा आपका है एक केंटकी राज्य है अमेरिका का। इसके अलावा जॉर्जिया है, न्यू मैक्सिको, ये अमेरिका के राज्य हैं जहां पर इनका विस्तार पाया जाता है, स्थलाकृतियों का विस्तार पाया जाता है। कौन सी? भूमिगत स्थलाकृतियां। एक है आपका जॉर्जिया के नाम न्यू मैक्सिको आ गया, जॉर्जिया का केंटकी, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको, जॉर्जिया। चलिए यही है, इतने ही हैं। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद अपन इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। विद्यार्थियों, आपको अपर्दन और निक्षेपण ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। किसी भी कारक का हो, चाहे बर्फ की नदी का हो, हिमानी का हो, चाहे सामान्य नदी का हो, पवन का हो, सागरीय लहरों का हो या भूमिगत जल का हो, सबकी स्थलाकृतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और आप पीछे के वीडियोस को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उनको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। आप मोबाइल पर वीडियो देख करके ये ना समझें कि ये तो ऐसे देख करके हम तैयार कर लेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप रजिस्टर में लिखिए, यहाँ जिस डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको लिखिएगा, है ना। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक है अपक्षय, भूआकृति विज्ञान में अपक्षय बचा हुआ है और भ्रंश बचा हुआ है, आपका वलन बचा हुआ है। ये कई स्थलाकृतियाँ मतलब माफ कीजिएगा, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं पढ़ाने के लिए आपको। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इन कामों से हमको ताकत मिलती है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।